दोस्तों, अभी हाल में ही मध्य प्रदेश में हुए घटना के बारे में आपने सुना ही होगा। एक ऐसी घटना जिसने एक बार फिर से पति पत्नी के रिश्ते पे वो सवाल खड़ा किया है जिसने सबको चौंका के रख दिया। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला सरल और आसान शब्दों में। नमस्कार, मैं हूं सूरज और आप देख रहे हैं तालमेल। मध्य प्रदेश से अभी हाल में एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने एक बार फिर से पूरे देश को खामोश कर दिया है। इस घटना ने एक बार फिर से पति पत्नी के पावन रिश्ते पे वो सवाल खड़ा किया है जिसे सुनकर, जिसे जानकर हर कोई खामोश है। असल में 11 मई को राजा रघुवंशी नाम के एक व्यक्ति की शादी सोनम रघुवंशी से होती है। ये अरेंज मैरिज था, दोनों एक दूसरे को पहले से नहीं जानते थे। असल में मध्य प्रदेश में रघुवंशियों में एक परंपरा है कि रामनवमी के दिन वो एक उत्सव मनाते हैं और उस उत्सव में यदि कोई कुंवारा लड़का है तो उसके परिवार वाले उसके बायोडेटा को एक पर्चे पे लिख करके छोड़ देते हैं मंदिर में। यदि कोई कुंवारी लड़की है तो उसकी बायोडेटा को लिख करके वो एक मंदिर में छोड़ देते हैं। अगर आपको उनका बायोडेटा अच्छा लगता है तो फिर उनसे संपर्क किया जाता है और एक नई रिश्ते की शुरुआत होती है। कुछ इस तरह से यहाँ भी हुआ था। दोनों एक दूसरे से मिले, फरवरी माह में उनका एंगेजमेंट हुआ और एक नई रिश्ते की शुरुआत हुई। पर किसे पता था कि इस रिश्ते का अंजाम शायद कुछ और ही होने वाला है। 11 मई को उनकी शादी होती है। शादी के बाद बच्चे कहीं हनीमून मनाने के लिए जाना चाहते थे, पर उनके खानदानी ज्योतिषी ने अभी फिलहाल कहीं बाहर जाने से मना किया था। और हाल में ही पहलगाम में आतंकी हमला भी हुआ था, जिस वजह से परिवार वाले थोड़े डरे हुए थे और उन्हें बाहर जाने से रोक दिया। पर सोनम की राजा शायद कुछ और ही थे। सोनम ने अपने पति राजा को कहा कि मैंने मेघालय के टिकट्स बुक कर लिए हैं, हम हनीमून मनाने मेघालय जाने वाले हैं। पर राजा ने उसे मना कर दिया। पर सोनम ने कहा कि मैंने 20 तारीख की टिकट बुक कर ली है, हमें जाना पड़ेगा। राजा के पास और कोई चॉइस नहीं थी, उसे जाना पड़ा। 20 तारीख को गुवाहाटी पहुंचते हैं जहां उन्होंने मां कामाख्या के दर्शन की। जिसके बाद 22 तारीख को मेघालय के लिए निकलते हैं और वहां एक होम स्टे को बुक करते हैं। 22 तारीख को होम स्टे बुक करने के बाद 23 मई को ट्रैकिंग के लिए जाते हैं। ट्रैकिंग थोड़ी सी ऊंची थी तो शायद सोनम थक गई और 1:30 बजे वो एक कैफे पे रुक करके आराम करती है और राजा जो है आगे की ट्रैकिंग के लिए निकल जाता है। इत्तेफाकन उसी वक्त राजा की माँ और सोनम की सास का उसे फोन आता है। बड़ी साधारण बातचीत थी दोनों के बीच। सोनम कहती है कि राजा ट्रैकिंग के लिए आगे निकल चुके हैं, मैं थक गई थी, मेरा आज उपवास है, इसलिए मैं कैफे में बैठ करके आराम कर रही हूँ। यहाँ खाने पीने को लेकर के भी काफ़ी दिक्कत हो रही है। साधारण सी बातचीत खत्म होती है और फ़ोन कट जाता है। जिसके बाद 2 बजे फिर से सोनम के फ़ोन पर फ़ोन किया जाता है पर उसका फ़ोन नहीं लगता। राजा के फ़ोन पर भी फ़ोन किया जाता है पर उसका फ़ोन नहीं लगता। लोग सोचते हैं कि वो जहाँ गए हैं वहाँ पे नेटवर्क की समस्या है। चेरापूंजी जगह वैसे भी भारी बारिश के कारण फेमस है, तो उन्हें ऐसा लगा होगा कि हो सकता है कोई नेटवर्क की समस्या हो, अभी बात नहीं हो रही है तो कुछ देर के बाद उनसे बात हो जाएगी। पर 24 और 25 मई को भी उनसे कोई बात नहीं हो सकी। जिसके बाद 26 मई को राजा और सोनम के भाई मेघालय पहुंचते हैं जहां उन्होंने लोकल थाने में शिकायत दर्ज की और उन्हें खोजने की गुजारिश की। लोकल पुलिस मामले को दर्ज करती है और अपनी छानबीन शुरू करती है। पर राजा और सोनम के परिवार वाले मेघालय पुलिस पर ऐसा आरोप लगाते हैं कि वह काम में तेजी नहीं ला रही, जिस वजह से वह मध्य प्रदेश सरकार और पुलिस से भी गुहार करते हैं कि वे मेघालय की पुलिस से बात करें और मामले में थोड़ी तेजी आए। इस बीच मेघालय पुलिस को खबर मिलती है कि एक थाने को 25 मई की रात को एक लावारिस स्कूटी मिली है। वो लोग उस स्कूटी के पास जाते हैं, स्कूटी को देखते हैं। वहाँ पे एक नंबर मिलता है, जिस नंबर पर संपर्क करते हैं तो पता चलता है वो उस व्यक्ति का नंबर है जिसने वो स्कूटी उन दोनों को रेंट पर दी थी। वो दोनों उस व्यक्ति के पास जाते हैं, उनसे बातचीत होती है, उन्हें तस्वीर दिखाई जाती है तो वो बताते हैं कि ये लोग ने मुझसे 23 तारीख को स्कूटी रेंट पे ली थी, पर उसके बाद से इनका फ़ोन बंद आ रहा है और मुझे अब तक स्कूटी भी वापस नहीं मिली है। लोग चिंतित हो जाते हैं क्योंकि वो जो इलाका है वो लूटपाट के लिए फेमस है, वहाँ अक्सर लूटपाट पर्यटकों के साथ लूटपाट होती रहती है। वो थोड़े से चिंतित हो जाते हैं। पुलिस SIT टीम का गठन करती है, 50 से ज़्यादा लोग छानबीन में जुट जाते हैं, सर्च ऑपरेशन चलता है। इसी बीच 28 मई को 2 लावारिस बैग जंगल के बीच से मिलते हैं।
पुलिस जब उन बैगों को देखती है और राजा और सोनम के भाई से पूछती है तो ये बात कंफर्म होता है कि उन दोनों बैगों में राजा और सोनम के कपड़े और अन्य सामान थे। अब सबके दिमाग में ये बात आती है कि इनके बैग तो मिल गए, लेकिन राजा और सोनम कहाँ हैं? क्या उनके साथ कोई लूट की घटना हुई है? क्या वो सुरक्षित हैं? इन तमाम सवालों और कयासों के साथ पुलिस छानबीन जारी रखती है। इसी बीच 2 तारीख को जब सर्च ऑपरेशन चल रहा था, यानी यहाँ पे 2 जून की बात कर रहा हूँ, 2 जून को जब सर्च ऑपरेशन चल रहा था तो ड्रोन की सहायता से गहरी खाई में एक लाश दिखाई देती है। पुलिस प्रशासन उस खाई से उस लाश को बाहर निकालती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, पर शव काफी पुराना हो चुका था, जिस वजह से उसका पहचान करना आसान नहीं था। राजा के भाई ने उस शव के दाहिने हाथ में एक राजा नाम का टैटू देखा, जिससे उसने इस बात की पुष्टि की कि यह शव उसी के भाई का है। यहाँ पे राजा की कहानी तो खत्म हो गई थी, मगर पुलिस अभी भी छानबीन कर रही थी। तो छानबीन के समय उन्हें चापर नाम का एक धारदार हथियार घटनास्थल से प्राप्त हुआ, जो पूर्वोत्तर क्षेत्रों में तेज धारदार हथियार के रूप में जाना जाता है। अब असल सवाल ये था कि आखिर सोनम कहाँ है? क्या वो सुरक्षित है? क्या उनके साथ कोई लूटपाट की घटना हुई थी? क्योंकि राजा ने कुछ जेवर पहने हुए थे, चेन, अंगूठी, करीबन 1 लाख मूल्य के, जो उस वक्त उसके पास नहीं थे। आखिर क्या सोनम सुरक्षित थी? राजा का कत्ल कैसे हुआ? क्या ये लूट की घटना थी? इसी बीच पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है कि राजा की मौत किसी घटने की वजह से नहीं, बल्कि सर पे एक तेज चोट लगने की वजह से हुई है, किसी तेजधार हथियार से वार करने की वजह से हुई है। अब ये जो हादसा था, ये घटना या यूं कहूं मर्डर की तरफ बढ़ता जा रहा है, मगर सवाल यह था कि कौन, कब, कहां और क्यों, और आखिर सोनम कहां है? उधर पुलिस लगातार जांच में जुटी हुई है, सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं, पुलिस अपनी कार्रवाई को कर रही है। इसी बीच 8 जून को रात को 11 बजे गोविंद रघुवंशी, जो कि सोनम रघुवंशी का भाई था, उसके फोन पे एक फोन आता है। एक महिला कहती है कि मैं सोनम बोल रही हूँ, मैं इस वक्त वाराणसी गाजीपुर हाईवे पे हूँ, काशी चाय जायका नाम के ढाबे पे। भाई अपनी बहन की आवाज़ सुन के हताश हो जाता है, क्योंकि उसकी आवाज़ थोड़ी मुरझाई हुई सुनाई देती है, हताश सुनाई देती है, हारी हुई सुनाई देती है। वो फौरन अपनी बहन को वीडियो कॉल करता है, उससे बात करता है तो पता चलता है कि सोनम ने ढाबे के मालिक से उसे फ़ोन किया है। उससे बात करता है, दोनों में थोड़ी सी बातचीत होती है, जिसके बाद सोनम का भाई ढाबे मालिक से कहता है कि आप मेरी बहन का ध्यान रखिए, ऐसे ऐसे पूरी घटना है। ढाबे मालिक ने भी इस खबर को पढ़ा था, ढाबे मालिक ने भी इस पूरी खबर को टीवी पे देखा था, तो वो भी इस हादसे के बारे में जानता था। वो कहता है कि आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं इनका ध्यान रख रहा हूँ। तभी थोड़ी देर बाद 2:30 बजे स्थानीय प्रशासन वहाँ पहुँचती है और लोकल पुलिस सोनम को अपनी कस्टडी में ले जाती है, जिसके बाद मेघालय पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस आपस में बात करती है सोनम की कस्टडी के लिए। इसी बीच जो मेघालय पुलिस की डीजीपी हैं, उनका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बात उजागर होते हैं जिसके बारे में किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। मेघालय पुलिस की जो डीजीपी हैं वो कहती हैं कि आखिरकार राजा की हत्या का खुलासा हो चुका है। राजा की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि सोनम ने ही करवाई थी। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, सोनम ने ही अपने पति की हत्या करवाई थी। पुलिस सूत्रों की माने तो पूरी घटना प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है। सोनम के पिता की एक प्लाईवुड की फैक्ट्री है, जहां अक्सर सोनम अपने पिता के कार्य में हाथ बटाने के लिए जाती थी। वहीं पर राज कुशवाहा नाम का एक व्यक्ति था, जिससे सोनम की दोस्ती थी, और धीरे धीरे ये दोस्ती शायद किसी और रिश्ते में बदल गई, जिस वजह से सोनम ने ये कदम उठाया। वहीं पुलिस ने बताया है कि इस पूरे घटना में 3 अन्य लोग भी शामिल हैं, जिनका नाम है विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुमार। आकाश और विशाल गिरफ्तार किए जा चुके हैं, आनंद अभी भी फरार है। सोनम इस वक्त उत्तर प्रदेश पुलिस की कस्टडी में है। मेघालय पुलिस उत्तर प्रदेश पहुंच चुकी है, उसकी रिमांड की कार्रवाई की जा रही है। मगर इस पूरे घटना ने उस रिश्ते पे एक बार फिर से सवाल खड़ा कर दिया, जिसे सबसे ज्यादा भरोसेमंद और सबसे ज्यादा गहरा रिश्ता माना जाता है। पति पत्नी का वो रिश्ता जो जन्मों जन्मों तक साथ रहता है, जो जन्मों जन्मों तक साथ चलता है। एक इस घटना की वजह से उस पर कई सवाल खड़े हो गए हैं, जिनका जवाब देना शायद आसान नहीं है। यदि सोनम इस रिश्ते से खुश नहीं थी तो उसने ये शादी क्यों की? क्या उसके साथ कोई मजबूरी थी या उसके ऊपर एक घर का दबाव था? वजह जो भी, लेकिन जो उसने वो कदम उठाया है वो सरासर गलत है। ऐसे घटनाक्रम समाज में एक बुरा प्रभाव डालते हैं, एक गलत संदेश देते हैं, जिससे आज के युवा ना ही सिर्फ शादी जैसी चीज़ों से डर रहे हैं, बल्कि उनका विश्वास भी रिश्तों पर से उठ रहा है। धन्यवाद।